Hello students, I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. मैंने पिछली वीडियो में अपने आपका जो पूरा सिलेबस है इंग्लिश का वो ब्रेक डाउन किया था। आपको समझाया था कि कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे और किनका कितना वेटेज है, कितने इंपॉर्टेंट है वो, और उसमें आपकी कौन सी स्किल्स को एनालाइज किया जाएगा। राइट, आज हम मेरे को पता है सबसे पहले आपका जो पेन एरिया है वो है पोएम्स। पोएम्स हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है समझने में, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपके लिए सारी पोएम्स एक साथ वन शॉट में हम इनको आज निपटा देंगे। ठीक है, अब चाहे प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, इतनी अच्छी तरीके से इनको एक बार समझ लेंगे। राइट, एक साथ 10 पोएम्स है आपकी, सारी की सारी एक बारी में निपटा देंगे। उसके बाद मैं इनके एक वन शॉट में लिटरेरी डिवाइसेस आपको समझा दूंगी। राइट, और फिर रिविजन शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। राइट, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं वन शॉट फॉर द पोएम्स। पहले आप देख लो आपकी पोएम्स कौन कौन सी हैं। सो डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, देन अमांडा, ट्रीज, फॉग, अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एनी ग्रेगरी। राइट, अब डस्ट ऑफ स्नो से शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, जल्दी से बताओ मेरे को। नहीं पता? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है डस्ट ऑफ स्नो। छोटी सी पोएम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो शूक का मतलब क्या है? शूक का मतलब है शेक, यानी कि ये जो पोएम है किस चीज के ऊपर है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो नेचर के नेगेटिव एलिमेंट्स माने जाने वाली चीजें हैं, नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, नेगेटिव हो गया। क्रो ब्लैक है, प्लस आप उसको जो है शुभ नहीं मानते हैं, ठीक है, इनऑस्पिशियस मानते हैं, तो वो नेगेटिव हो गया। तीसरा बताइए जल्दी से, स्नो। स्नो क्या है? व्हेन लाइफ कम्स टू अ स्टिल। ठीक है, जब, क्योंकि स्नो में क्या होता है, सब कुछ जम जाता है, वहां पे ग्रोथ नहीं है, लाइफ नहीं हो सकती है वहां पे। ठीक है, सो अगेन उसको एक बैड ओमेन मानते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं जो नेगेटिवली नेचर के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है, ये सब हमने खुद किया है। अदरवाइज जो नेचर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं होती है। तो कैसे नेचर का जो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमारे लिए नेचर ने वो अपने आप को एक पॉजिटिव ही बनाया है, और वो कैसे राइटर का मूड हाफ ऑफ द डे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है, उसके ऊपर है ये। ठीक है, सो हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। व्यूड का मतलब है हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि यार मेरा तो दिन खराब हो गया, आधा दिन खराब, ऐसे व्यूड। राइट, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poem is set in a scene where the poet is in a bad mood, poet एक bad mood में है, and is walking by a tree, a hemlock tree, और वो वहां से गुजर रहा है जहां पे एक hemlock tree है। राइट, तो hemlock tree एक poisonous tree है, और जैसे ही वो वहां से पास होता है, एक क्रो क्या करता है, कुछ स्नो की जो डस्ट है वो उसके ऊपर फेंक देता है। नाउ वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड या उसके शोल्डर पे गिरती है, ये कुछ क्लियर नहीं है। वो वहां से आके बैठा है ट्री पे या वहां से उड़ रहा है, जिसकी वजह से वो स्नो गिर गई है, ये भी क्लियर नहीं है। राइट, द शोल्डर्स इज अननोन एज देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोएम. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. Specific action मतलब बर्ड आके बैठी जिसकी वजह से ब्रांच हिली, या वो उड़ के जा रही थी, क्या सीन था ये नहीं पता। इट्स जस्ट कि राइटर वहां से जा रहे थे और उनके ऊपर कुछ स्नो पार्टिकल्स गिर गए। राइट, वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग, शिवरिंग विद कोल्ड, रीएडजस्टिंग, वो शिविर कर रहा था, ठंड से कांप रहा था, या अपने आप को सेटल कर रहा था ब्रांच पे, आके बैठा था, उड़ा था, नो क्लू। ठीक है, इट हैपेंड टू सेंड सम पार्टिकल्स, सिर्फ ये पता है कि कुछ जो स्नो के पार्टिकल्स थे वो ब्रांच से क्रो की वजह से गिर के उसके ऊपर जो है राइटर के ऊपर आ गए। ठीक है, द टू एजेंट्स ऑफ नेचर कौन कौन से हैं? हेमलॉक ट्री और जो क्रो है, वो क्या सिग्निफाई करते हैं? सैडनेस और ग्लूम सिग्निफाई करते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सैडनेस और ग्लूम एक ही बात है। सैड, ग्लूम का मतलब होता है सैड मूड जो होता है आपका। सो जस्ट लाइक द पोएट्स मूड वाज इन द ओपनिंग सीन। सो जो ओपनिंग सीन है, यानी कि शुरू में क्या हुआ था, पोएट का जो मूड था वो सैड था, ठीक है। अब क्या हुआ, फॉर रीजंस अननोन, रीजन नहीं पता हमें, द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, उसका आधा दिन अभी तक अच्छा नहीं बीता था। But the falling of the snow on his head lifted his mood instantly. लेकिन जैसे ही वो स्नो गिरी, उसका मूड एकदम अच्छा हो गया. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved. लेकिन जो बाकी दिन था वो बच गया. क्यों? क्योंकि उसका मूड अब अच्छा हो गया था. By the crow and the hemlock tree. किस वजह से अच्छा हुआ था? क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से, जिन दोनों की वजह से उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिरे थे. Now, generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully कि आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, आपका जो मूड है वो चेंज हो सकता है और आपका दिन अच्छा भी जा सकता है. ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे दैट. क्या पोर्ट्रे करना है इसमें, ये लाइन आप याद कर लो. inauspicious things can bring joy and happiness too. जो inauspicious चीजें हैं, यानी कि जो आपके लिए पॉजिटिव चीजें नहीं है, जो शुभ नहीं है, वो भी खुशी और जॉय प्रदान कर सकती है. जॉय, हैप्पीनेस आपको दे सकती है. राइट, ये लर्न कर लो लाइन. inauspicious things can bring joy and happiness too. Now one must not take things for granted. हमें चीजों को for granted नहीं लेना चाहिए. अरे कोई नहीं, नहीं, ठीक है. And should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. और हमें बड़े खुले हाथों से नेचर का वेलकम करना चाहिए, जिस भी तरीके से नेचर हमारे साथ जुड़ना चाहती है, ठीक है. तो हमें उनके ऊपर ये टैग्स नहीं लगाने चाहिए, अरे ये तो शुभ है, अरे ये अशुभ है. कुछ नहीं है, नेचर नेचर होती है और आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से आपको ब्लेस कर रही है. राइट, तो छोटी सी पोएम देखिए, हमने कितनी अच्छी तरीके से फर्स्ट चैप्टर खत्म भी कर दिया है. अब हम आते हैं आपकी सेकंड पोएम पे. चलिए, so second poem है Fire and Ice, again by Robert Frost. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Favor का मतलब है approval, जो उसको support करते हैं. But if it had to perish twice, perish का मतलब हुआ खत्म होना, right? I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice का मतलब है पर्याप्त होना, यानी कि sufficient रहना. चलिए इस एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ द टू वेज. यहाँ पे पोएट आपको क्या बताना चाह रहा है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये कैसे खत्म होगी. दो तरीके हैं भाई जिससे ये दुनिया खत्म हो सकती है. राइट, या तो आइस या फायर. अब इसमें बेटे ध्यान रखना है आपको कि ये दो तरीके से बात की जा रही है. लिटरली फायर और आइस का मतलब वैसे लिटरल वर्ड्स के मीनिंग में भी है, लेकिन इसको हम ह्यूमन एट्रीब्यूट से भी देख रहे हैं. ह्यूमन एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? आइस यानी कि जमने से हो जाएगी सारी दुनिया खत्म. लेकिन जमने का मतलब क्या है? आइस का मतलब क्या है? जो कोल्डनेस हमारे हार्ट्स में है, ठीक है, हम भाईचारे पे ध्यान नहीं दे रहे, वो कोल्डनेस है, ठीक है. और फायर यानी कि जो है आग लगने से. फायर का मतलब है लिटरल तो हो गया, लेकिन उसके ह्यूमन एट्रीब्यूट्स में कौन सा मानोगे आप? सो फायर एट्रीब्यूट्स हो गए गुस्सा, एंगर, लस्ट, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो गए. तो अब आपको मैं क्या बता रही हूँ, जो फायर के और आइस के दोनों के जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, 5 एट्रीब्यूट्स आपको याद करने हैं. एक आंसर आना आपको लिखना ही है, और उसमें अगर आपने ये लिख दिया आपके मार्क्स पूरे. ठीक है, मैं बताती हूँ, अभी अंडरलाइन करा दूंगी. Now one group is of the opinion that someday, अब एक ग्रुप क्या कहता है कि एक दिन अर्थ की जो कोर है, यानी कि जो अर्थ के अंदर है, ठीक है, इट विल गेट हीटेड अप दैट इट वुड लीड टू फायर. इतनी वो गर्म हो जाएगी कि उसकी वजह से सब कुछ आग लग जाएगी, डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस, और उसकी वजह से सारा अर्थ का सरफेस खत्म हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड, जो सेकेंड ग्रुप है जो आइस को सपोर्ट कर रहा है, वो क्या कह रहा है? इफ द टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट, अगर ठंडी इतनी हो जाए, ठीक है, सूरज का ताप खत्म हो जाए, सन की जो हीट है वो खत्म हो जाए, और यहाँ पे इतनी ठंड हो जाए दैट लाइफ
ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल, और जिसकी वजह से लाइफ, जिंदगी जो है अर्थ पे रहना मुश्किल हो जाए, इट वुड हैव द सेम कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट। उसकी वजह से भी वही कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट होगा। कैटास्ट्रोफिक यानी कि वही बर्बादी होगी, लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ पे। द पोएट देन कंपेयर्स फायर एंड आइस विद द डिस्ट्रक्टिव फीचर्स, और इसीलिए पोएट जो है फायर और आइस, क्योंकि अल्टीमेटली कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स ही आने हैं, यानी कि चीजें खत्म होनी है अर्थ पे, तो जब वो अल्टीमेटली होना ही है तो चाहे फायर से हो या आइस से हो, खत्म ही होना है, राइट। ही सेज, अच्छा, डिस्ट्रक्टिव फीचर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, डिजायर एंड हेट्रेड। Now he says that from what he is aware about fiery desires, he would favor the ones who say that it would be fire. ठीक है, जो ये लोग ये कहते हैं कि वो फायर से खत्म होगा, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं। Now by saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them. अब इससे कहने से क्या मतलब है? ऑथर ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने इमोशंस को ना अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जो हमारे इमोशंस कह रहे हैं हम वही करते हैं, ठीक है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनमॉनिटर्ड लॉन्गिंग इज क्योर्स। लेकिन अगर अपने इस इमोशंस को हमने रोका नहीं ना, इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, तो केओस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट लेट योर इमोशंस रन। मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे दिल ने ये कहा, और वो कर लेते हैं हम, लेकिन हम उसको जज नहीं करते कि क्या ये सही है या गलत है। सो तभी कह रहे हैं डोंट एवर रूल योर माइंड, रूल योर हार्ट एंड इमोशंस। अपने इमोशंस को रूल मत करने दो, उन पे मॉनिटरिंग करो, उनके ऊपर एनालिसिस करो कि क्या वो सही है या गलत है, राइट। आगे, देन बाय नॉट वेविंग, तो अब आप ध्यान रखना, फर्स्ट पिक्चर में, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने फायर को सपोर्ट किया है, ये सेकंड पैराग्राफ है, राइट। देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, he considers if the world has to expire twice. अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना हुआ, वो पहले पैराग्राफ में फायर को सपोर्ट करके मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया को, सेकंड में वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया को अगर दोबारा खत्म होना हुआ, पेरिश ट्वाइस का मतलब है दोबारा खत्म होना हुआ, सो आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग इट। आइस भी कोई पीछे नहीं है कि उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है दुनिया को खत्म करने की, बराबर कैपेबिलिटीज है। ही ब्रिंग्स अबाउट अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइस एंड हेट्रेड, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट ला रहे हैं, ठीक है। द ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ इनसेंसिटिविटी एंड हेट्रेड हैज द पोटेंशियल फॉर इनर डिस्ट्रक्शन। जो इनसेंसिटिविटी है, एक दूसरे को हम झेल ही नहीं सकते हैं, राइट। हाँ, 2 मिनट में हेट्रेड, अरे यार ये मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है। सो इनसेंसिटिविटी और हेट्रेड, इस तरह के बहुत सारे हमारे इमोशंस हैं जिनको हम रूल करने देते हैं अपने ऊपर, और उसकी वजह से पूरा इनर डिस्ट्रक्शन आ जाता है। दो स्लो एंड स्टडी, हालांकि ये बहुत स्लो है, इट हैज द सेम इफेक्ट दैट डिजायर हैज ऑन अस, और उसका भी वही सेम इफेक्ट आता है जो इच्छा, डिजायर का होता है। सो इफ गिवन एन ऑप्शन बिटवीन फायर एंड आइस, अगर हम दोनों को बराबर ऑप्शन दें, फायर और आइस को भी, आइस वुड बी जस्ट as good as fire to destroy the world. So आइस में भी उतनी ही कैपेबिलिटीज हैं जितनी फायर में है इस दुनिया को खत्म करने। आया समझ में? ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए सारी वीडियोस में ये एक्सप्लेनेशन, उनकी थीम, मैसेज और उनके कैरेक्टर स्केच, चलो कैरेक्टर स्केच तो पोएम्स में करने नहीं है, बट किसी किसी में होंगे, तो वो सब मैंने आपकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, ठीक है। अगर आपको इन डिटेल इनके अलग से थीम्स, मैसेजेस वगैरह देखने हैं, तो वो मैंने मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में है, आप जाके उनको देख लेना। मैं अपनी प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी आपको, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टाइगर इन द जू, ठीक है, ये किसने लिखी है? लेस्ले नॉरिस ने, राइट। इन सब के आपको जो पोएट्स के नाम है वो लर्न करने ही है। चलो, फर्स्ट पैराग्राफ, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। सो स्टॉक्स का मतलब है फॉलो करना, राइट, और विविड का मतलब है तरह तरह के कलर्स, ब्राइट कलर्स। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मतलब जो उसके पॉज होते हैं, ये जो इतना सॉफ्ट उसका पैर होता है, पॉज, राइट, पैड्स, वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, रेज का मतलब है एंगर, ठीक है। चलो अब इसका मीनिंग देखते हैं फटाफट। Here the poet says that the tiger that is confined in the zoo, जिसको जू में हमने बंद करके रखा हुआ है, confined मतलब उसका बस उतना ही एरिया है जू वाला, ठीक है, moves around in the cage under his bright colored skin, अपनी ब्राइट स्किन में वो वहां पे केज के अंदर ही बस घूम रहा है।
He further says that the tiger can take only a few steps. वो ये क्या कहना चाह रहा है कि टाइगर सिर्फ कुछ ही वहां पे जो है स्टेप्स चल पा रहा है. बिकॉज द केज इज स्मॉल, केज छोटा है, एंड इट इज नॉट इजी टू मूव इन इट, और उसके अंदर आप ज्यादा मूव कर ही नहीं सकते. वन कैन नॉट हियर हिज फुटस्टेप्स, उसके फुटस्टेप्स की आवाज भी नहीं आप सुन सकते हैं, बिकॉज ही हैज वेरी सॉफ्ट फीट. उसके जो पॉज है वो बहुत पैड्स वाले, यानी कि बहुत सॉफ्ट है उसके पैर, लाइक वेलवेट, वेलवेट की तरह, बिकॉज ऑफ विच देर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुटस्टेप्स. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, टाइगर के फुटस्टेप्स जब वो चल रहा है, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट है, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है. The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area. वो अपना जो गुस्सा है उसका, किस बात का गुस्सा है, क्योंकि उसको हमने कन्फाइन कर दिया है, उसे हमने बाहर, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें तो हम उसे जाने ही नहीं दे रहे. नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है? नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट, जो उसका बाय नेचर उसका घर है, ठीक है, उसमें तो हम जाने ही नहीं दे रहे. हमने उसको बांध के अपने प्लेजर के लिए रखा हुआ है वहां पे जू में, ठीक है. तो इसलिए उसका जो वो रेज है, जो गुस्सा है, वो बस अपने गुस्से को वहीं पे घूम के ही खत्म करने की कोशिश कर रहा है. The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage. Now he is angry, वो गुस्सा है, because he is not free, क्योंकि वो फ्री नहीं है. वो कहाँ है? उसको हमने बांध के जू में रख दिया है, उसके केज में, ठीक है. Now he should be lurking in shadow. Lurking का मतलब है to be hidden as to wait for your prey. तो वो क्या है? पेड़ों के पीछे या किसी भी चीज के पीछे छुपा हुआ है, जिससे कि वो अटैक करेगा और अपने जो शिकार है उसको पकड़ लेगा, ठीक है. So he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. The poet says that if this tiger was free, अगर हमने इस टाइगर को खुला छोड़ दिया होता, he would have hid himself behind the long grass. तो ये क्या कर रहा होता? अभी तो आप उसको केज में खाना देते हो, ठीक है. अगर ये फ्री होता तो क्या करता? ये कहीं लंबी सी घास के पीछे पीछे छुपा होता और फिर अपने प्रे के लिए अटैक करने का वेट कर रहा होता, कि जैसे ही कोई प्रे आएगा, शिकार आएगा, ये उस पर अटैक कर देगा. राइट. Himself behind the long grass near the water body, पानी के आसपास, क्योंकि ज्यादातर क्या होगा, जानवर वहां पानी पीने आएंगे, so that he could easily catch a deer in order to have it as its food. अपने खाने के लिए उसको मार देता. Now basically the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in a jungle. जो उसकी असली जिंदगी है वो किस लिए बनी है? जंगल में रहने के लिए बनी है, ठीक है. He is the king of the jungle. Now where he could catch his prey, जहां वो अपने प्रे को पकड़ सके and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. लेकिन क्योंकि वो केज में है तो वो ये सब कुछ कर ही नहीं सकता. Next, he should be snarling around houses. Snarling का मतलब warning sounds जो animals करते हैं, ठीक है. हर animal का अलग warning sound है. At the jungle's edge, bearing his white fangs. Bearing का मतलब है uncovered, और fangs का मतलब है जो sharp tooth है, जो उसके वो दांत है, उसके जो दांत, ठीक है. His claws terrorizing the village. डराते हुए villagers को. चलिए, now the poet says that if the tiger would have been free, he would have snarled around the houses. अगर वो फ्री होता भी तो क्या कर रहा होता? पहले पैराग्राफ में तो वो फ्री होता तो वो लॉन्ग ग्रास में छुपता, पानी पीने जो भी कोई एनिमल्स आते वो उनको अटैक करके अपना खाना बना लेता. इस पैराग्राफ में क्या किया है? अगर ये फ्री होता तो ये अपनी जो वार्निंग साउंड्स है वो करता हुआ घरों के आसपास या जो फॉरेस्ट की जो एजेस होती हैं, जो बाउंड्रीज है, वहां पे वो खूंखार आवाजें निकाल के वार्न कर रहा होता कि यहाँ मत आना, यहाँ मैं हूँ, ठीक है. तो वो ऐसी ऐसी अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रहा होता, वार्निंग साउंड्स निकाल रहा होता, ठीक है. लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट. Now he would terrorize people. वो लोगों को डराता with his sharp tooth. ऐसे करके दहाड़ता और उसके जो शार्प दांत हैं उसके या क्लॉजेस हैं, राइट, उन पंजे हैं, उनसे उनको डराता वहां पे. Now this would create fear among the people living in the villages. और उससे क्या होता? लोगों के अंदर दहशत होती, टेरर होता, यार वहां मजा आता, इस जंगल में तो बड़ा शेर रहता है, ठीक है, तो ऐसे बड़े टाइगर्स रहते हैं. तो इस तरीके से करके वो डराता उसको, और यही उसका नेचुरल बिहेवियर है. नेचुरल बिहेवियर ये थोड़ी कि वो अपने गुस्से को केज में बंद करके रखेगा. तो बड़ी प्यारी थीम के ऊपर है कि फ्रीडम कितनी जरूरी है, आपका नेचर और नेचर से जुड़े रहना, नेचुरल हैबिटेट कितना जरूरी है,
ठीक है, तो ये उस थीम के ऊपर है, राइट। चलो, मजे मजे में इतनी जल्दी से हमारा नेक्स्ट वीडियो, ये नेक्स्ट पोएम भी हो गई। आते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एंड कैरोलिन वेल्स ने ये पोएम लिखी है। चलो फर्स्ट आपको देखते हैं, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस a large and tawny beast. So tawny का मतलब होता है yellowish brown color, right? If he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. बड़ी ह्यूमर के साथ ये पोएम लिखी गई है, आप देखोगे आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। So the poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east, कि ईस्ट में जो जंगल है वहां पे अगर आप जाना कभी हुआ तो जो अलग अलग जानवर हैं उनको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, उनको पहचानोगे कैसे, राइट। सो फर्स्ट स्टैंजा में वो कहती है, इफ द रीडर कम्स अक्रॉस एन एनिमल, अगर आप रीडर कोई ऐसे एनिमल के आसपास आए जिसकी स्किन जो है वो येलोइश ब्राउन कलर की है, ठीक है, एंड अगर वो तुम्हारे पर स्ट्रॉन्गली रोर करे, गुर्राए, दैट ही कैन डाई आउट ऑफ फियर, इतनी तेज से गुर्राए कि जो आप हैं, जो रीडर है, जो जा रहे हैं वहां जंगलों में, वो डर के मारे ही मर जाए, इट मीन्स दैट ही हैज एनकाउंटर्ड एन एशियन लायन। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप किसके सामने हैं, आप एशियाटिक लायन के सामने हैं, ठीक है। शी हैज ह्यूमरसली एक्सप्लेन्ड। अब बताइए जरा, अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए और इतनी तेज दहाड़े कि आप डर के मारे ही मर जाएं, तो तब उसके बाद, मरने के बाद एशियाटिक लायन को पहचानने का क्या फायदा। तो यही ह्यूमर ऐड है। तो इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि इसमें क्या ह्यूमर और सटायर यूज किया है ऑथर ने। तो यही ह्यूमर है, ठीक है। वो क्या है, शी हैज ह्यूमरसली एक्सप्लेन्ड द एशियन लायन व्हिच कैन किल अ पर्सन विद इट्स रोर। यही ह्यूमर है कि एशियन लायन जो है वो अपनी दहाड़ से ही किसी को मार सकता है, ठीक है। चलिए, सो और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, या ऐसे ही घूमते फिरते, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट रीच यू। नोबल का मतलब है हाई बॉर्न, मतलब जो थोड़े हाई लेवल के होते हैं, आप कहते हो रॉयल होते हैं, ठीक है। विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न का मतलब है रिकॉग्नाइज, उसको पहचान लेना। चलिए नेक्स्ट उसका मतलब देखते हैं। शी एक्सप्लेन्स एन एनिमल दैट रोर्स इन द जंगल। ओके, फिर से एक जंगल में कोई दहाड़ने वाले जानवर के बारे में समझा रही है। एंड बिलोंग्स टू अ रॉयल क्लैन, और ये जो जानवर है ये एक रॉयल क्लैन से बिलोंग करता है, यानी कि रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। द कलर, उसका जो स्किन का कलर है वो येलोइश विद ब्लैक स्ट्राइप्स है। एंड शी सेज दैट इफ यू नोटिस दैट ही किल्स यू, और अगर आप ये नोटिस करोगे वो आपको मार देगा है, एंड और आपको फिर खा भी जाएगा, देन दिस मीन्स दैट यू हैव श्योरली सीन अ बंगाल टाइगर। तो आप समझ जाना कि जी आपके सामने कौन आया था, बंगाल टाइगर आया था। अब फिर से भाई मार दिया उसने, हमें खा भी गए, फिर पहचानेंगे, अगेन अ ह्यूमर, right? So this time also she has used dark humor to explain how a tiger looks like, because once a person has been eaten up by a wild animal, एक बार कोई जंगली जानवर के द्वारा खाई गया है, then there is no use in determining which animal it is. फिर क्या फायदा पहचानने का कि वो ये एशियाटिक लायन है या बंगाल टाइगर है, कुछ नहीं पता चलता, हम तो मर गए जी, ठीक है। If strolling forth a beast you view, स्ट्रॉलिंग फोर्थ का मतलब है वॉकिंग कैजुअली फॉरवर्ड, ऐसे ही टहलते वहलते जंगल में क्या हुआ, whose hide with spots is peppered। हाइड का मतलब है स्किन ऑफ द कलर, और पेपर्ड का मतलब है स्पॉट्स, स्किन ऑफ द कलर भी है और स्पॉट्स भी है। as soon as he has leapt on you, leapt का मतलब है jump towards someone, आपके ऊपर उछले अगर वो, जैसे ही, you will know it is leopard। 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again। चलिए, सो पोएट क्या कहता है, अगर आप कैजुअली वॉकिंग कर रहे हैं जंगल में और आपके पास कोई ऐसा एनिमल मिले जिसकी जो स्किन है उस पर बहुत सारे स्पॉट्स हैं, सो और वो एनिमल बहुत तेजी से आपके ऊपर झपटे, कूदे आपके ऊपर, तो आप एकदम समझ जाना कि वो क्यों झपट रहा है। दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन, समझ जाओ कि वो कौन है, एक लेपर्ड है वो, ठीक है। Moreover, she adds that if you will cry out in pain, फिर अब इसका ह्यूमर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर आप उसके झपटते ही
पेन में, दर्द से चीख रहे हैं, इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज, कोई फायदा नहीं होगा दर्द से चीखने का, as it will keep on jumping on you, क्योंकि वो आपके ऊपर जंप करता ही रहेगा. So in this stanza the poet has explained the characteristics of a leopard. लेपर्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया है कि वो आपके ऊपर झपटेगा और फिर वो आपको, आप चाहे कितने भी पेन में हो, वो बंद नहीं करेगा, वो कूदता रहेगा. राइट, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एनिमल आपको जंगल में मिलता है अब. सो इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब क्या है, बैक यार्ड में या घर के पीछे जो लॉन है उसमें, you meet a creature there, और आप वहां पे किसी से मिलते हैं, who hugs you very very hard, वो आपको झपियां पपियां पा रहा है, be sure it is a bear, समझ जाना कि कौन है वो, bear है. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Caress का मतलब है एक gentle touch. ठीक है, so थोड़ा सा bear के बारे में भी पढ़ लेते हैं. क्या हुआ भाई? Okay, so if you are walking in the lawn area of the house and you meet a creature which hugs you tightly, जो आपको बहुत जोर से hug करे, ठीक है, tightly, it is a bear, तो वो bear है. She further adds that if you are still in doubt, अब अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने में regarding the animal, तो जो easiest way है वो क्या है, he will keep hugging and touching you very gently. वो बहुत ही प्यार से आपको टच करेगा और झपियां ही पाए जाएगा, बस हगियां ही करता रहेगा. Then this act of his will make you sure, ये जो हगिंग एंड टचिंग जेंटली वाला जो उसका तरीका है ना, इससे आपको बिल्कुल श्योर हो जाएगा अबाउट हिज आइडेंटिटी कि यस ही इज अ बेयर. नाउ यू विल कम टू नो दैट इट इज अ बेयर. ठीक है, तो ये बेसिकली जंगल में, ईस्ट के जो जंगल्स हैं वहां पे जाके आपको ये सारे जानवर पहचानने हैं. ओके, नाउ दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे. Beast of prey means any animal that hunts other animals for food. Prey का मतलब ही वही होता है जो शिकार दूसरे को करते हैं जानवर को अपना खाना बनाने के लिए. ठीक है, a novice might nonplus. नोविस का मतलब क्या हुआ, समन जो इस काम में नया है, मतलब जानवरों को पहचानने में नया है. और नॉन प्लस का मतलब है बी कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाएगा. द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Right? Chaliye. So the poet says that for someone who is new to the job of recognizing animals, अगर कोई नया है इसमें जिसको animals को पहचानने में दिक्कत होती है या confuse हो जाता है, it will be like a puzzle. उसके लिए तो भाई ये एक puzzle की तरह है. क्या पहचानना, that hunt other animals for their food, जो ये एक दूसरे को मारते हैं खाने के लिए. So here the poet tries to help out the readers by telling the difference between the two animals. दो animals के बीच में difference बताया रीडर ने. कौन कौन से? He says that hyenas will be smiling, whereas if it's a crocodile, तो अगर hyenas तो जो है वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अगर वो crocodiles हैं, it is always in tears, वो हमेशा आंसू बहाते रहते हैं. आपने इसीलिए सुना होगा crocodile tears बोलते हैं ना, नकली आंसू. So crocodile tears, क्योंकि वो हमेशा रोते रहते हैं. They have always tears in their eyes. So both of these animals are dangerous. लेकिन अब चाहे वो हंस रहे हैं चाहे वो रो रहे हैं, but they are both are dangerous. Right? Now the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. चलिए, सो पोएट क्या कहते हैं, नेक्स्ट कौन है, एक चेमेलियन. चेमेलियन हमें सबको पता है जो पेड़ पे होता है या कहीं भी, और वो अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज कर लेता है. सो उसको पहचानना ही मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे कोई एनिमल भी है. ठीक है, सो विच इज अ स्मॉल क्रिएचर, छोटा ही जानवर है. इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह लगता है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट चेमेलियन डज नॉट हैव ईयर्स एंड विंग्स. उसके कोई ईयर्स और विंग्स नहीं होते हैं. Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color. उसके अंदर वो ability है कि वो अपना जो color है वो change कर सकता है according to the surface on which it is sitting. जिस पे भी बैठा है उसके हिसाब से वो color change कर लेगा. Therefore, अगर आप उसको देखें and find nothing else on it, लेकिन आप कहीं देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ तो कोई जानवर नहीं है, तो it must be chameleon sitting on it. Please be aware, वहां पे chameleon होगा ही होगा, आपको दिख नहीं रहा. Right? It has changed its color into the color of the tree, क्योंकि उसने अपना कलर ही ट्री के हिसाब से कर लिया है.
ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके ऊपर रह चुका है। बहुत बड़ा सा ट्री था और उसमें ना ब्रांचेस थी। मेरे को भी लगा यार हाँ तो कोई नहीं है, मैं किसी ने देख लिया था और वो कहते देखो हो रहा हो रहा, वो भाई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि जो ब्रांच की कलर थी ना उसने पूरा ब्रांच के कलर पे अपना कर रखा था, तो कैसे दिखना था? तो बहुत ज्यादा टाइम लगाया, फोकस किया, तब जाके दिखा कि यार बिल्कुल उसके जैसा कलर था। तो देख रहे हो आप नेचर कितनी स्ट्रेंज है कि मतलब एनिमल ने अपना कलर ही अपनी सराउंडिंग के हिसाब से कर लिया है। ओके, तो देखिए इस हिसाब से हमने अपनी पोएम भी कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट आते हैं बॉल पोएम पे। बॉल पोएम का जो हमारा, चलो पहले तो मैं बता दूं, इनके जो पोएट है वो है जॉन बेरिमन, और इन्होंने एक लॉस के ऊपर लिखी है कि किस तरीके से हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे साथ धीरे धीरे हम कुछ कुछ चीजें खोना शुरू करते हैं, और उन चीजों जब हमारे साथ ये खोनी शुरू होती है तो हम उनको दिल पे ना लगाएं, बिकॉज यही से हमें मेच्योरिटी आती है। हम धीरे धीरे चीजों को खोना सीखते हैं और उसके बाद नई चीजों को अपनी जगह देते हैं। प्लस धीरे धीरे सिर्फ वो चीजें नहीं हैं, हमारे साथ कुछ हमारे बहुत लव्ड वंस होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स है, धीरे धीरे वो भी छूटते हैं और हमें उनके बिना भी रहना सीखना होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी छोटी सी बड़ी प्यारी सी इसकी थीम के ऊपर है। चलिए, सो व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो, मेरिली बाउंसिंग। मेरिली बाउंसिंग मतलब बड़ी हैप्पीली हैप्पीली वो क्या है, जंपिंग अप एंड डाउन। सो वो कूद कूद के बड़े प्यारे तरीके से रिवर की तरफ जा रही है, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। चलो देखते हैं। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। पोएट किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक ऐसे बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चा छोटा ही है जिसने अपनी बॉल खो दी है। राइट, ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट हिम एंड हिज रिएक्शन। अब जो ऑथर है, जो पोएट है, वो उस बच्चे के रिएक्शन को बारे में जानना चाह रहे हैं कि अब ये क्या करेगा, इसकी बॉल तो चली गई, खो दी इसने, because he has lost his ball. Now further he asks to himself what this boy will do after losing this ball. वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब ये क्या करेगा, अब तो उसकी बॉल चली गई। The poet has seen the ball going away from the boy. पोएट की नजरों के सामने वो merrily बाउंस होती हुई चली गई है। Right, now he says that ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from the boy's hand, जब बॉय के हाथों से वो बॉल छूटी, it went into the street, वो गली से होती हुई, स्ट्रीट से होती हुई, and later on it fell into the nearby river, और उसके बाद लास्ट में वो जो वहां पे पास में नदी थी वहां पे जाके वो गिर गई। ठीक है, चलो, नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, कहने का कोई फायदा ही नहीं है कि अरे बेटे और बॉल्स भी तो हैं। ठीक है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड। तो ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सॉरो, एंड ट्रेम्बलिंग का मतलब है थोड़ा शेक करना, घबराना, इस तरीके से। स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर। हार्बर मीन्स जो नदी का किनारा, पोर्ट, हार्बर, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड का मतलब है बीच में दखल अंदाजी करना, इन्वेट करना। राइट, अ डाइम अनदर बॉल, डाइम मीन्स 10 सेंट्स की ही तो बॉल आएगी दूसरी जो आनी है, इज वर्थलेस। लेकिन ऐसा कहना बेकार है, वर्थलेस है, कोई उसका फायदा नहीं है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो देखते हैं। द पोएट सेज दैट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ कंसोलिंग, उसको मनाने की कोई फायदा नहीं है मनाने का। द बॉय बाय सेइंग दैट ही विल गेट अनदर बॉल, ये कह के कि बेटे आपको दूसरी बॉल हम दिलवा देंगे या दूसरी बॉल मिल जाएगी, बिकॉज ही हैज अदर बॉल्स टू, क्योंकि है यार सच में घर पे इतनी सारी बॉल्स हैं तो दुख क्यों मानना है। ठीक है, ही सेज सो बिकॉज द बॉय इज फीलिंग सैड। हम जनरली कंसोल क्यों करते हैं? ठीक है, बच्चे के हाथ से बॉल चली गई, वो दुखी हो रहा है, बेटे कोई बात नहीं और मिल जाएंगी, बट ही इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय सोरो, लेकिन वो तो पूरा दुख में ही घिरा हुआ है। क्यों, इतना दुख किस बात का? द पोएट सेज दैट there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. कोई फायदा नहीं है। He says so because the boy is feeling very sad. He is completely surrounded by sorrow. पूरी तरह से दुख से घिरा हुआ है। He is sad because all the memories of the childhood, ये important line है। क्यों वो दुखी है? क्योंकि उसकी जितनी भी, एक मिनट,
ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट थी। उसकी जो ये बचपन की मेमोरीज है, ठीक है, जो उसकी बचपन की यादें हैं, वो उस बॉल के साथ ही पानी में चली गई। उस बॉल से तो वो बचपन में खेलता था, उसको लगाव था उस बॉल से, ठीक है। और अब क्या हुआ, जैसे ही वो बॉल मेरिली जंपिंग डाउन द स्ट्रीट वहां गई, पानी में चली गई, तो उसके साथ साथ उसकी जो बचपन की सारी यादें थी, जो उसने मोमेंट्स उनके साथ बिताए थे, वो भी पानी में चले गए, ठीक है, with the ball. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories. वो उन पुरानी यादों को, जो sweet memories हैं, उनकी याद दिला रहा है, जो पानी में उस बॉल के साथ चली गई हैं, of the times when he owned it. Right? This loss is unbearable for him. उससे तो ये चीज पूरा सहन ही नहीं हो रही है, उससे वो दर्द नहीं सहन हो रहा है, and he is grief stricken. ग्रीफ स्ट्रिकन यानी कि उसको बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द है. The poet says that he can't even tell the boy to take some money from him in order to buy another ball. ऑथर कह रहे हैं कि मैं तो उसको ये भी नहीं कह पा रहा बच्चे को कि तू मेरे से थोड़े पैसे ले ले और एक और बॉल ले आ, ठीक है. He says so because the new ball will not bring the sense of belongingness to the boy. क्योंकि नई बॉल तो मैं दिला दूंगा, लेकिन वो जो स्वीट मेमोरीज हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, या जो वो उसकी बिलोंगिंगनेस है कि यार मेरी बॉल है, वो कहां से लाके दूंगा, ठीक है. वो तो उस बॉल के साथ थी उसकी. Now further the poet says that the time has come for the boy to learn responsibility of taking care of his things. But अब समय आ गया है कि इस बच्चे को अब ये समझना पड़ेगा, ठीक है. अब पहली चीज खोई है ना, अब समझ में आएगा कि यार जो हमारी प्रेशियस चीजें हैं उनको कितना संभाल के रखना है, जो हमारे प्रेशियस रिलेशनशिप्स हैं उनको कितना संभाल के रखना है. सिर्फ चीजें ही क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना. तो अब उसको पता चलेगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज या कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमसे दूर होता है, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या पास होता है और फॉर ग्रांटेड लेते हैं. आपका कोई फ्रेंड है यार, फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, यार ये काम कर दी वो कर दी, उसकी तरफ ग्रेटफुल नहीं है, ठीक है. हम बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो वो चीज एक दिन हमसे चली जाएगी, ठीक है. आज इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना. अरे यार बहुत टाइम पढ़ा है, कर लेंगे, इंग्लिश तो एंड में कर लेंगे. बहुत मेरे को स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ये बोलते हैं मैम कर लेंगे, एक दिन पहले हो जाएगा, 2 दिन पहले हो जाएगा, 15 दिन पहले कर लेंगे. फिर क्या होता है, आपने फॉर ग्रांटेड लिया तो उसका नुकसान भरना पड़ता है, ठीक है. पर कोई बात नहीं, कमिंग बैक, मैं हूं आपका, करा दूंगी सारा, मुझे चिंता की बात नहीं है. बट देन दिस बॉय हैज टू लर्न कि जो हमारे लॉसेस है उनसे आगे बढ़ के दोबारा से कैसे जिंदगी स्टार्ट करनी है, ठीक है. सो ही हैज टू लर्न कि कैसे अपनी चीजों की देखभाल करनी है. चलो, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग्स, जो हमारे पास, ओनरशिप, जो हमारे पास चीजें होती हैं, ठीक है. पीपल विल टेक balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. Desperate का मतलब है hopeless, right? This epistemology of loss का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है. ये याद रखना वर्ड, ये आंसर्स में और क्वेश्चंस में आता है. एपिस्टेमोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज, राइट. How to stand up knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. So here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. इस materialistic world में बहुत सारी चीजें होंगी जो खो जाएंगी. He personifies the ball as his belongings. Personifies का मतलब क्या होता है, personification का मतलब होता है जब आप नॉन लिविंग चीजों को ह्यूमन बींग्स के एट्रीब्यूट्स देते हैं. जैसे कि जो चीजें आपकी चल फिर हिल नहीं सकती हैं, पर आप उनको फिर भी वो एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं, ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हैं, ठीक है. जैसे सन पीक्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, तो अब सन पीक तो नहीं कर सकता, झांक तो नहीं सकता, बट आपने उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, ह्यूमन की क्वालिटीज दे दी, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. अब यहाँ पे ऑथर ने बॉल को भी पर्सोनिफिकेशन दिया है. कैसे? सो ही पर्सोनिफाइज द बॉल एज हिज बिलोंगिंग्स, बी इट इन द वर्ल्डली थिंग्स, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, और या जो वो उसके रिलेशनशिप्स हैं, जो उसके अपने हैं, पोजेशंस, ठीक है. तो दोनों चीजों के लिए मैंने आपको पहले भी समझाया, चाहे वो बिलोंगिंग्स हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें या रिलेशनशिप, दोनों के लिए है.
So he says that he has to learn to live without them. उसको सीखना पड़ेगा उनके बिना जीना, no matter what. He says no one can buy back such things for him. ये चीजें कोई भी उसके लिए दोबारा नहीं खरीद के ला सकता. जो चीज एक बार चली गई वो चली गई. Now you have to, पहली बात तो आप उनका ध्यान रखना सीखो, और दूसरी बात अगर फिर भी चले गए हैं तो उनके बिना भी आपको जीना आना चाहिए. Right? Now the poet said so because according to him money can't buy you everything. पैसा सब कुछ नहीं आपको दिला सकता है. If it does buy you some materialistic things, अगर आप कुछ materialistic चीजें ले लो, ठीक है, फोन खराब हो गया दूसरा ले लिया, पेन खत्म हो गया दूसरा ले लिया, ठीक है, तो कुछ चीजें materialistic चीजें आप ले सकते हैं. It will not be able to buy the sense of belongingness. लेकिन फिर भी वो जो belongingness है, वो memories है, ठीक है, वो आप दोबारा नहीं ला सकते हैं. ठीक है. So he says that the boy is learning how to stand up against the sense of lost things. बच्चा सीख रहा है कि कैसे जो lost चीजें हैं उनके साथ भी, उनके बिना भी जीना कैसे है. Now this means that the boy is trying to learn the real truth of life. बच्चा सीख रहा है असली जो सच है लाइफ का, ठीक है, which states, और वो क्या कहता है, that you have to accept the miseries of life. आपको अपनी जिंदगी की जो ये miseries है, ये जो कड़वे सच है, ये सीखने पड़ेंगे और फिर दोबारा उठना पड़ेगा. ठीक है. Now this is the truth which everyone has to learn. यही वो truth है, यही वो कहते हैं ना कड़वी सच्चाई है जो हमें करनी है. Accept the miseries of life and stand up again. ठीक है. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life. ये एक बड़ा harsh truth है, कड़वा सच है कि जो miseries, जो odd miseries है, जो आपको नहीं पसंद है, जो नहीं होनी चाहिए थी, उनके बावजूद भी आप दोबारा खड़े हो जिंदगी में, and that everyone has to bear. और ये हम सबको face करना ही करना है. अब टाइम आ गया है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं, इनको फेस करना ही है, एंड अपने टीचर्स की हेल्प लेके बहुत अच्छे नंबरों से पास होना है. ठीक है. घबराना नहीं है. अब टाइम आ गया तो मैंने देखा बहुत स्टूडेंट्स घबरा भी रहे हैं, यार आ गया टाइम, प्री बोर्ड्स भी आ गए, अब तो 1-1.5 महीना ही रह गया है. तो घबराना नहीं है. ठीक है. अब बस स्केड्यूल बनाना है एंड सिट डाउन, बॉइल डाउन टू योर वर्क नाउ. ठीक है. हेल्प लो अपने टीचर्स की, हो जाएगा. चलिए, हमारा तो चैप्टर खत्म हो गया इस चक्कर में. नेक्स्ट देखते हैं अमांडा. वेरी इंटरेस्टिंग, और रॉबिन क्लेन ने ये लिखी है. ठीक है. So first paragraph, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Hunch means bend करना, ऐसे अपने shoulders को bend मत करो, Amanda. Stop that slouching. Slouching मतलब sitting in a lazy way, आराम से बैठे हुए हैं, Amanda. And sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea. Languid का मतलब है बड़ा ही relaxed, और emerald green color होता है, बड़ा प्यारा सा. Where the sole inhabitant is me. जहां सिर्फ कौन रहता है, inhabitant का मतलब है resident. पूरे emerald sea का जो resident है सिर्फ मैं ही हूँ. ठीक है. और मैं कौन हूँ, एक mermaid. ठीक है. drifting blissfully. आराम से, drift मतलब carried slowly by the water. happily मैं वहां पे बस पानी से बहाई जा रही हूँ. ठीक है. तो मैं कौन हूँ इस समय, अमांडा सोच रही है कि वो एक मरमेड है. चलो, the poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistakes. वो हमेशा अपनी मदर के द्वारा, अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, बस ऐसे ही डांट खाती रहती है अपनी गलतियों के लिए. And how she imagines her life to be. और हर गलती पे वो अपने लिए एक अलग ही इमेजिनेशन लेकर आती है कि यार काश ऐसा होता वैसा होता. देखते हैं वो क्या क्या सोचती है. बड़ी अजीब अजीब सी चीजें हैं. So the poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails. तो सबसे पहले मदर से बोलनी कि यार दांत, ये nails मत bite करो. ठीक है. Which is a bad habit. सही बोल रही है. Now next she asks her to sit straight without bending her shoulders. बाद में दोबारा वो कहती है कि ऐसे slouch नहीं करना है, straight बैठो और अपने shoulders भी bend मत करो. ठीक है. अगेन जो एक बुरी आदत है. Now Amanda, who has a habit of bending her shoulders and sitting lazily, is being pointed out because उसकी जो मदर है वो ये चाहती है कि उसका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहे. ठीक है. राइट पोस्चर में एक अलग पर्सनालिटी होती है. Now at this point of time when she is being scolded, हर एक बच्चे को यही होता है, यार मम्मी टोकते रहते हो, ये टोकते हो, वो टोकते हो. ठीक है. अब अमांडा का भी वही हाल है. अमांडा को भी यह लग रहा है कि मम्मी डांट रही है. ठीक है. By her mother, she imagines herself to be in a deep green sea. वो तो अलग ही इमेजिनेशन में चली जाती है. कौन सी में, उसे लगता है कि वो एक एमरल्ड ग्रीन डीप सी में है,
ठीक है, एंड शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट, और वो ये चाहती है कि वहां पे और कोई भी ना हो। क्यों? क्योंकि वो डांट रहे हैं ऐसे, तो कोई डांटे भी ना उसको, तो वो अकेली हो वहां पे। शी इमेजिन्स हरसेल्फ लाइक अ मरमेड, वो अपने आप को पूरी एक मरमेड की तरह इमेजिन करती है, हु इज अलोन देयर एंड लीड्स हर लाइफ इन अ वेरी रिलैक्सिंग वे। ठीक है, शी सेज दैट शी वांट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वाटर, चाहती है कि बस पानी के साथ वो बहती रहे एंड फील द रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट देयर, और वो कुछ ना करना पड़े, ना कोई टोके उसको, और वो जो वहां का रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है वो एंजॉय करे। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan. Orphan का मतलब है जिसके मम्मी पापा नहीं होते, ऐसा बच्चा। ठीक है, roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. हर्ष का मतलब होता है क्वाइट या स्टिल प्लेस, शांत बिल्कुल। Now here the poet says that Amanda's mother is inquiring her, उससे जांच पड़ताल कर रही है, पूछ रही है कि क्या तुमने अपना कमरा साफ कर दिया, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, ये सारे क्वेश्चंस उससे पूछ रही हैं। ठीक है, about her whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not. Now moreover she is also reminded to clean her shoes, उसको याद दिलाती है कि भैया शूज भी तो साफ करने हैं अभी, ठीक है, स्कूल जाना है कल। So here we can see that the mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, or whether she had cleaned her room and shoes or not. Constantly usse questions. But on the other hand, Amanda is listening to her mother's instructions. She imagines herself to be an orphan. वो सुन तो रही है, लेकिन उसके पर फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या है, वो उसकी जो इमेजिनेशन है वो एक ऑर्फन की तरफ जा रही है कि काश मेरे मम्मी पापा ही नहीं होते, काश मैं ऑर्फन होती। हु इज रोमिंग इन द स्ट्रीट, जो बस कोई टोकने वाला नहीं होता, मैं गलियों में घूमती रहती आराम से। ठीक है, दिस मीन्स दैट शी इमेजिन्स इफ शी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स, she would have walked freely in the street. Now she would have drawn designs on the soft dust. कोई टोकने वाला नहीं होता तो मिट्टी में डिजाइन बनाती रहती, विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली, पैरों में कुछ पहना भी नहीं होता और उसी पैरों से वो मिट्टी में डिजाइन बनाती रहती। ठीक है, सो वी कैन सी दैट शी थिंक्स ऑपोजिट टू हर मदर। बिल्कुल, कहाँ तो मदर कह रही है नेल्स बाइट मत करो, साफ सुथरे रहो, अपना होमवर्क करो, रूम क्लीन करो, और कहाँ तो उसे बिना पैर में कुछ पहने और डस्ट में डिजाइन बनाने हैं। ठीक है, her mother wants her to keep everything neat and clean, वो चाहती है सब कुछ साफ सुथरा रहे, but Amanda wants to play in dust with her bare feet. Now moreover she is so fed up of these constant instructions, वो बुरी तरह से pissed off हो चुकी है, उसका दिमाग खराब हो चुका है, ये constant instructions आते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये किया, वो किया। ठीक है, फ्रॉम her mother that she says silence is golden, वो सोचती है कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, साइलेंस तो सबसे ज्यादा गोल्डन है। लेकिन उससे भी ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा साइलेंस तो क्रूशियल है ही है। She further says that freedom is sweet, सबसे मीठा क्या है, फ्रीडम, कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, कि आप अपनी मर्जी से पानी में बह सकते हो, अपनी मर्जी से मिट्टी में डिजाइन बना सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से आप स्ट्रीट्स में घूम सकते हो, तो फ्रीडम उसके लिए सबसे ज्यादा स्वीट है। दिस मीन्स शी नेवर फील्स फ्री व्हेन शी इज विद हर मदर, अपनी मदर के साथ वो फ्री नहीं फील कर रही है जब भी वो अपनी मदर के साथ होती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Acne means pimples. If you will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda. अब वो इस डांट के ऊपर अपने आप को क्या इमेजिन करती है कि मैं रैपुंजल हूँ। रैपुंजल एक स्टोरी है, ठीक है, ओके, तो उसमें क्या है, वो इतने लंबे बाल होते हैं कि उसके ऊपर वो टावर पे विच ले जाके खड़ा कर देती है और वो वहां पे अकेली रहती है उस टावर में। तो रैपुंजल को तो खैर अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये अपने आप को सोच रही है अगर मुझे ये चांस मिल गया तो मेरे तो मजे आ जाएंगे, कोई होगा ही नहीं टोकने के लिए, और ना ही मैं अपने बाल गिराऊंगी जिससे कोई ऊपर आ जाए। तो वो कह रही है यार इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल का मतलब है शांत होगा, काम, शांत, और रेयर मतलब ऐसी तो जिंदगी किसी को मिली ही नहीं होगी, अनकॉमन। So I'll certainly never let down my bright hair. मैं कभी अपने सिर बाल नीचे नहीं डालूंगी जिससे उनको क्लाइंब करके कोई ऊपर आ जाए। So next, Amanda's mother is disallowing her to eat chocolates. वो मना कर रही है कि चॉकलेट्स मत खाओ वरना पिंपल्स आ जाएंगे। She reminds her of pimples that Amanda faces due to eating chocolates.
Now, at last, she scolds her for not paying attention to what her mother says. वो अपनी दुनिया में मस्त है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. At this moment, Amanda imagines herself to be Rapunzel. Now, Rapunzel was a character from a fairy tale जो टावर पे एक विच उसको ले जाके उन्होंने रख दिया था, कैप्चर कर लिया था, और जब भी उस विच को ऊपर आना होता था, Rapunzel अपनी लॉन्ग हेयर नीचे गिरा देती थी, एंड शी यूज्ड टू क्लाइम, द विच यूज्ड टू क्लाइम थ्रू दैट. ठीक है. सो फ्रॉम अ फेरी टेल दैट वाज कैप्चर्ड इन टावर बाय अ विच, the witch used to climb the tower with the help of the long hair of Rapunzel that were let down by her through the window. So now Amanda wants to be Rapunzel because उसको ये लगता है कि टावर में जो लाइफ होगी वो कितनी पीसफुल होगी, ठीक है, एंड कितनी अलग होगी. Now she thinks that she will be free, वो free होगी and live in a very peaceful environment in the tower. She also confirms to herself that she will never let her hair down. वो अपने आप को कंफर्म करती है, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं अपने बाल नीचे नहीं डालनी, क्योंकि जिससे कि कोई ऊपर ना आ सके, वरना तो उसकी जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है वो तो खत्म ही हो जानी है. ठीक है. सो लेट हर हेयर डाउन टू एनीवन सो दैट नोबडी कुड कम टू हर इन द टावर. कोई ना आ सके जिससे. आपको पता ही है वो यही चाहती है, शांति. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking का मतलब है being in a bad mood. क्योंकि अब तुम जवाब नहीं दे रही हो, तुम्हारा मूड खराब हो गया है. जब हमें डांट पड़ती है तो क्या होता है, मम्मी तो डांटती रहती है, हम मुंह बना के बस खड़े रहते हैं. तो वही मम्मी डांट रही है कि अब ये बैड मूड में आना बंद करो. You are always as moody, Amanda. Moody का मतलब है unstable. कभी तुम्हारा कुछ मूड है, कभी कुछ है. Anyone would think that I nagged at you. कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें हैरेस करती हूँ. Nag. Amanda. ठीक है. Amanda's mother now warns her for behaving in a very cold manner. She asks her to stop being in a bad mood. Moreover, she blames her of having such an unstable mood. She also scolds her by saying that her behavior will one day, कि तुम्हारा ये जो behavior है ना, ये एक दिन लोग ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत हैरेस करती हूँ, डांटती हूँ, परेशान करती हूँ, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया. लोग सोचेंगे ऐसा. So make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. Now, so here we can say that though Amanda is always pointed out by her mother on every small thing, but she can't react to this. वो उसको react भी नहीं कर सकती उसके ऊपर. If she reacts towards this by getting emotional, her mother takes this against her sense of pride and scolds her. अगर वो कभी ऐसा कर भी ले तो वो माँ की इज्जत के खिलाफ हो जाएगा और फिर वो उसको और डांटेंगी. She should not behave like this as others would think कि अमांडा को तो हैरेस किया जा रहा है जी. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी पोएम होती है खत्म और हम शुरू करेंगे द ट्रीज. द ट्रीज किसने लिखी है? ट्रीज लिखी है एंड्रियन रिच ने. ठीक है. चलो अब समझते हैं द ट्रीज. द ट्रीज में ना आपको एक बड़ी अच्छी बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक इसमें लिटरल मीनिंग जा रहा है जो वर्ड्स कह रहे हैं, लेकिन इसका एक अलग मीनिंग भी है. ठीक है. तो जैसे अगर ट्रीज कह रहे हैं दे आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, तो मतलब ट्रीज फॉरेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन इन ट्रीज को साइड बाय साइड ऑथर ने क्या किया है, पोएट ने कंपेयर किया है फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी से. ठीक है. तो आप साथ साथ में आपको एक तो ट्रीज की पोएम समझाती जाऊंगी, लेकिन साथ साथ फीमेल्स के साथ भी सेम कंडीशंस हो रही हैं, उसको भी हमें साथ साथ में समझाती जाऊंगी. ठीक है. चलिए. So the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ठीक है. चलो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. पोएट ये कहते हैं कि जो ट्रीज हैं दे आर मूविंग आउट ऑफ द कन्फाइंस ऑफ द हाउसेज. कन्फाइंस का मतलब है जो बाउंड्रीज हैं घर की, उससे वो बाहर निकल रहे हैं. तो ट्रीज तो बाहर निकल रहे हैं, यानी कि फीमेल्स भी बाहर निकल रही हैं अपने घरों से इनटू द ओपन फॉरेस्ट, यानी कि ओपन सोसाइटी में. Now this is unrealistic. अब ट्रीज थोड़ी ना मूव करेंगे, घर की बाउंड्रीज तोड़ तोड़ के बाहर निकलेंगे. ट्रीज क्या चल सकते हैं? ये अनरियलिस्टिक है. इसीलिए रियलिस्टिक क्या है, आर मूवेबल, एंड हिंस वी रियलाइज दैट पोएम का एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है. सो लिटरल मीनिंग क्या था, दैट मूव ट्रीज आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि फीमेल्स के लिए है, कि फीमेल्स अब घरों से बाहर आ रही हैं. Right? We interpret that trees refer to females who have healed themselves, जिन्होंने अपने आप को heal किया है, अपने ऊपर काम किया है, and are ready to move out of their homes, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं.
into the forest to fulfill their primary purpose. अपने प्राइमरी जो पर्पस है उसको पूरा करने के लिए फॉरेस्ट में आ रही हैं, ऑफ फिलिंग द वर्ल्ड विद मैनकाइंड। और उनका जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या है कि इस दुनिया को, ठीक है, द मैनकाइंड, इस दुनिया को इंसानियत से पूरा करना, ठीक है। गॉड हैज मेड बोथ द जेंडर्स इक्वल। तो लेकिन अगर अगर मेल्स का जो है ज्यादा मेल शोविनिज्म हो जाता है, मेल डोमिनेटिंग हो जाता है, तो वो क्या होता है, दैट क्रिएट्स अ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो अब जो फीमेल्स हैं दे हैव हील्ड देमसेल्व्स, वो अपने आप को ठीक कर रही हैं, एंड वो इस इंसानियत को, मैन काइंड को इक्वलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए आपकी सोसाइटी में बाहर आ रही है। Further, she adds that the forest has been empty. इतने सालों से फॉरेस्ट खाली था। अब इसका लिटरल मीनिंग अगर मैं देखूं तो यानी कि हम पेड़ काट काट के फॉरेस्ट को खाली करते जा रहे हैं। सिंबॉलिक मीनिंग देखूं तो ये था कि हमने फीमेल्स को घरों में बांध के रखा हुआ था। अगर आप थोड़े साल पुरानी अपने इंडिया की कहानी देखें तो हमारा कल्चर क्या था, दे सेड कि फीमेल्स को आप घर पे रखो, वो खाना बनाएंगी, दिल टेक केयर ऑफ द हाउस, एंड मेन विल गो आउट टू अर्न मनी। ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि फीमेल्स को आपने बंद करके रखा हुआ था, वो पढ़ेंगी नहीं, बाहर नहीं जाएंगी, जॉब नहीं करेंगी, ठीक है, दे विल बी कन्फाइंड टू देयर हाउसेस ओनली। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट हैज बीन एम्प्टी, जो इतने टाइम से एम्प्टी था फॉर द पास्ट मेनी डेज, और उसकी वजह से क्या होता था, जब फॉरेस्ट में ट्रीज ही नहीं थे तो उनपे बर्ड्स नहीं आती थी, नेस्ट नहीं बनाती थी, लाइफ नहीं बन पा रही थी, वहां पे ग्रोथ नहीं आ रही थी, ठीक है। सो नो बर्ड्स कैन बी सीन एज दे डू नॉट हैव एनी ट्रीज टू सिट ऑन। कोई इंसेक्ट्स नहीं दिखते थे एज दे डू नॉट हैव एनी शेल्टर, एंड द सनलाइट कैन नॉट फॉर्म एनी शेडो। अब ट्रीज होते तो ही तो सनलाइट पड़ के कुछ शेडो बनती, जब खाली है तो पूरी की पूरी सनलाइट ही जमीन पे आ रही है, कोई शेडो भी नहीं बन रही है, इंसेक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं है, राइट। द फॉरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये फॉरेस्ट क्या है, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी है, ठीक है, इंसानियत है। सो ये जो फॉरेस्ट है हैज रिमेन्ड एम्प्टी फॉर मेनी डेज, इतने टाइम से वो खाली था, बट विल सून बी फुल एंड ब्राइट। लेकिन अब क्योंकि फीमेल्स हैव स्टार्टेड कमिंग, ठीक है, फीमेल्स क्या है, दे ब्रिंग लव, कंपैशन, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे इक्वलाइज, राइट। सो वो जो अब फीमेल्स जब मैन काइंड के लिए वापस आ रही हैं, दे विल इक्वलाइज द ह्यूमैनिटी, ठीक है, दे विल इक्वलाइज योर एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। All night the roots work to disengage themselves from the cracks. Disengage का मतलब है remove करना अपने आप को। In the veranda floor the leaves strain towards the glass. Strain का मतलब है pressure डाल रही है glass की तरफ। Small twigs stiff with exertion. Twigs का मतलब है जो छोटी छोटी stems है, exertion का मतलब है वो effort डाल रही हैं। Long cramped boughs shuffling. Cramped का मतलब है restricted, boughs का मतलब है जो branches है, और shuffling का मतलब mixing under the roof like newly discharged patients. डिस्चार्ज का मतलब है सेंड आउट पेशेंट्स जो है, ठीक है, हाफ डेज, क्योंकि उनके अभी मेडिकेशन हुआ है, उनके अंदर अभी पूरी जान नहीं है, अभी भी दे आर अंडर द ट्रीटमेंट, तो पूरा होश में नहीं है। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, चलो। So the poet explains the struggle by the plants to reach out the forest. Plants कितना struggle कर रहे हैं उसको explain किया है, यानी कि females भी, it is not easy for the females to break their shackles of the houses, break the confines of the houses and just move out. Right? She says that the roots worked for the whole night, पूरी पूरी रात काम किया है to separate themselves from the veranda floor, अपनी जड़ों को काटने में, अपनी veranda floor से अलग होने में। The leaves tried hard to reach the window of the glass. Tree leaves ने भी, पत्तियों ने भी विंडो से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की है। Put much of their effort in order to set themselves free. इतना एफर्ट डाला कि वो वहां से निकल पाए। The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. Big branches ने भी बहुत कोशिश की है रूम से बाहर निकलने के लिए। We can say that women are desperate for a change
and their effort is compared to that made by a patient who has been released from the hospital. और उनके एफर्ट को किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक ऐसे पेशेंट से जो अभी हाफ डेज है, जिसको अभी पूरी तरीके से होश नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो डिस्चार्ज हो गया है तो ही इज रेडी टू कि मेरे को बस घर ले चलो, मुझे यहाँ से निकलना है। उसी तरह से ये फॉरेस्ट का भी है, फीमेल्स का भी है कि मुझे बस यहाँ से निकलना है, मुझे अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाना है। Maybe because they are half conscious and are under the influence of some medication, they are unsteady but in a hurry to leave the clinic. बस क्लिनिक से बाहर जाना है, हॉस्पिटल से बाहर जाना है, ठीक है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention. Scarcely मतलब hardly मैंने उसमें कभी mention किया होगा letters में इनके बारे में, the departure कि कैसे ये trees बाहर जा रहे हैं, of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen. Lichen का मतलब क्या है? Crusty patches of bushes of fungus still reaches like a voice into the rooms. इसका देखते हैं। The poet says that she is still sitting on her veranda. Poet अभी भी अपने veranda पे बैठी हैं और वो long letters लिख रही हैं। She does not mention the trees leaving her house in the letters. यानी कि ये जो females हैं, ये जब बाहर निकल रही हैं, so they are being unnoticed. कोई उनको notice ही नहीं कर रहा है how hard they have been working on. She says that the night is very clear, बिल्कुल साफ सुथरी night है. She can see the complete moon which is shining. The smell of leaves and lichens is like a voice that is yelling. वो चीख चीख के बोल रहे हैं और अपनी desire को, अपनी इच्छा को express कर रहे हैं for freedom from the confines of the house. कि हमें इस घर से बस बाहर निकलना है, इन shackles से, इन confines से, इन boundaries से बाहर निकलना है, right? My head is full of whispers. Whispers का मतलब है धीरे धीरे कुछ बातें करना, ठीक है। Which tomorrow will be silent. जो बातें बाद में तो शांत हो जाएंगी ना। She's saying listen. आपका जो पोएट है वो आपको ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुनो, the glass is breaking. आज अब ये ग्लास टूट रहा है। The trees are stumbling forward. Stumbling का मतलब है tripping over, ऐसे कूद के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। Into the night, winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Beautiful इसकी जो ending है वो बहुत प्यारी है। Her head is full of slow sounds. अब जो ऑथर, जो पोएट बैठी है, उनका जो पूरा दिमाग है वो क्या है, जो स्लो साउंड्स वहां पे आ रही है जब ट्रीज ने अपना मूवमेंट शुरू कर दिया है, which are desperate to move out. Now these sounds will not be heard, क्योंकि आज ये जब सारी confines को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे उसके बाद तो कुछ भी आवाज नहीं आएगी। So आज ये important दिन है क्योंकि ये एक मूवमेंट है, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन सब कुछ ये अपनी बॉन्डेजेस को तोड़ के बाहर निकलेंगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई पोएट आस्क्ड द रीडर कि आज ध्यान से सुनो, एक चेंज होने वाला है हमारी सोसाइटी में। A change is about to take place. She hears the glass window breaking. वो सुन रही है कि ये जो ग्लास विंडो है आज इन्होंने तोड़ दी है, ठीक है। यानी कि जिन कन्फाइंस में, जिन बाउंड्रीज में हमने फीमेल्स को बांधा था वो टूट रही है आज, और उसको सुनो आवाज को। And the trees stumble out into the night. और ये ट्रीज आज निकल गए हैं बाहर रात में बाहर जाने के लिए, ठीक है। और जब वो बाहर निकल रहे हैं तो वो जो हवाएं हैं फॉरेस्ट में वो उनको मिलने के लिए जा रहे हैं कि उनको वेलकम करने के लिए। यानी कि द एनवायरमेंट इज सपोर्टिंग दीज फीमेल्स व्हेन दे एंटर द जंगल, व्हेन दे एंटर द सोसाइटी, व्हेन दे आर कमिंग आउट, सो एवरीवन इज वेलकमिंग देम। The wind is blowing outside. It meets the trees. The moon is like a mirror. जो ऊपर moon shine कर रहा है वो एक mirror की तरह है, and it appears to have, यानी कि वो साक्षी है इस सब चीजों का ही, ठीक है, वो देख रहा है ये सब होते हुए। and it appears to have been broken into pieces. और ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये पूरा एक pieces में टूट गया है। क्यों टूट गया है? As the shadow of the oak tree divides the moon into many fragments. क्यों टूट रहा है? क्योंकि अब तक तो फॉरेस्ट खाली था ना, पूरा मून की लाइट जमीन पे पड़ रही थी, कोई शैडो नहीं बन रही थी। लेकिन अब क्या हुआ है, फॉरेस्ट में ट्रीज आ गए हैं। अब ट्रीज के आने की वजह से जो मून लाइट पड़ी तो वो क्या हुआ, ओक ट्री है उसके सिर पे जब लाइट पड़ी तो वो क्राउन की तरह, जो ओक का जो ऊपर का पार्ट था वो क्राउन लग रहा था, और उसकी पूरी शेडो जो थी वो नीचे बन रही थी, ठीक है। और अब जब शेडो बन रही थी तो मून की लाइट ब्रेक हो गई थी,
ठीक है, ब्रेक होने की वजह से उसको कहा है कि उसकी वो आज मून एक ब्रोकन पीसेस की तरह लग रहा है ना। तो इसका मतलब उनकी प्रेजेंस फेल्ट हुई, फीमेल्स की प्रेजेंस फेल्ट हुई, क्योंकि ट्रीज आज जंगल में वापस आ गए अपनी जगह। तीन बड़ी अच्छी सी, आपको बताओ मुझे समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि इसमें एक लिटरल मीनिंग और एक सिंबॉलिक मीनिंग दोनों साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल ये करना है कि जो इसमें ट्रीज के लिए बात कही जा रही है उन सबको रिलेट भी करना है फीमेल्स ऑफ द सोसाइटी के साथ, क्योंकि फीमेल्स को उतनी आजादी ही नहीं थी, उनका उनका सोसाइटी में रखने का तरीका ही अलग था। ठीक है, तो ये उस चीज के ऊपर पोएम है। आपने पोएट्स के नाम याद रख लेना प्लीज, मैं आपको बता रही हूँ, एक लिस्ट बना लो सारे चैप्टर्स के नाम और उनके साथ उनके पोएट्स के नाम। ये हमारी थर्ड लास्ट पोएम है, और कौन सी, फॉग, एंड इट इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर। सो फॉग क्या है, एक थिक क्लाउड की तरह, जो सुबह हम बोलते हैं हिंदी में धुंध है। ठीक है, और हार्बर क्या है, कोई भी पोर्ट या डॉक। रिवर के पास जो बोट्स आती हैं, वहां पे शिप्स रुकते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं, राइट। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब सिटिंग विद नीज बेंट, अपने नीज बेंट करके जैसे आराम से बैठ जाते हैं वैसे, एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग फॉग, फॉग को पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसा है फॉग। नाउ फॉग एक थिक क्लाउड की तरह है, जिसमें पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो प्रेजेंट रहती हैं इन द एटमॉस्फेयर। इट इज जनरली सीन कि वो विंटर्स में देखा जाता है। नाउ हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द एडवांसमेंट ऑफ फॉग, कि किस तरीके से फॉग मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सिटी और उसके बाद हार्बर की तरफ। ही सेज दैट फॉग एक बिल्कुल कैट की तरह आता है। ठीक है, कम्स ऑन लिटिल फीट, बिल्कुल दबे पांव, लिटिल फीट दबे पांव। Now this means that the fog advances towards the city very slowly and calmly, कि पूरे सिटी की तरफ वो बहुत ही स्लोली और धीरे से, शांति से एक कैट की तरह मूव करता है। One never knows how and when the fog will enter the city, किसी को नहीं पता कि कब ये और कैसे एंटर करेगा सिटी की तरफ। Therefore, fog को cat से कंपेयर किया गया है, which enters our home in a very unpredictable manner। जो कैट भी जैसे बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मैनर से कहां से आ जाती है, और बिल्ली आ गई, कहां से आ गई पता नहीं चला, तो कैसे से वो आती है ना, इसी तरीके से इन द सेम मैनर fog also enters the city। Next he says that the fog sits over the whole of the city as a cat। जैसे कैट शांति से अपने बेड लेग्स को, नीज को बेंड करके बैठ जाती है, इसी तरह फॉग भी पूरा आता है और पूरी सिटी को अब सराउंड कर लेता है by folding her legs behind itself and looks around the nearby places and things। तो जैसे कैट वो अपनी लेग्स को फोल्ड करके बैठती है, आसपास चीजों को देखती है, उसी तरीके से फॉग भी पूरा उस सिटी को घेर लेता है। ठीक है, सिमिलरली इट सीम्स दैट द फॉग silently covers the whole of the city and the harbor and is sitting over them looking around like a cat। आसपास भी बिल्कुल कैट की तरह वो दिखता है। After a while the fog leaves the city and moves on। बस थोड़ी देर बाद वो सिटी से और वहां से आगे की तरफ बढ़ जाता है। The poet says so because it is a natural phenomenon that fog does not stay at a place। जैसे बिल्ली भी एक जगह रुकती नहीं है, वो भी चली जाती है, इसी तरीके से नेचुरल फिनोमेना है कि फॉग भी आगे एडवांस कर जाता है for long and leaves the place after a few hours। So here also the poet says that just like a cat, the fog leaves the place very silently without being noticed by anyone। कोई नहीं ध्यान दे पाता कि कब फॉग छट गया, हम कहते हैं ना वो कोहरा छट गया। ठीक है, यानी कि कब फॉग वहां से एडवांस कर जाए, मूव कर जाए, किसी को नहीं पता चलता। छोटी सी पोएम दी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बाय ऑगडन नैश। चलो अब इसको देखते हैं। मेरे ख्याल से बस दो ही पोएम्स रह गई हैं आपकी, अब खत्म कर देते हैं। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon। wagon का मतलब क्या है, एक ऐसा व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स या अनदर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। ठीक है, एंड अ रेलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। बड़े इंटरेस्टिंग नेम्स हैं इसमें। ठीक है, तो द पोएट कहता है कि वंस एक बार एक लड़की थी छोटी सी और उसका नाम था बिलिंडा। शी लिव्ड इन अ वेरी लिटिल व्हाइट हाउस, छोटे से व्हाइट हाउस में वो रहती थी और उसके साथ कुछ क्रिएचर्स रहते थे जो उसके पेट्स थे। ठीक है, कौन कौन से थे, एक ब्लैक किटन थी, यानी कि ब्लैक किटन जो बिल्ली होती है। ठीक है,
छोटा बच्चा बिल्ली उसका, अ ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस, एक येलो डॉग, एक लिटिल रेड वेगन, ऐसे एक वेगन टाइप है, एंड अ क्रिएचर दैट द पोएट सेज वाज रियली एंड ट्रूली अ ड्रैगन, और एक ऐसा क्रिएचर जो सच में एक ड्रैगन है। चलिए, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, लिटिल ब्लैक किटन जो थी उसका नाम था इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस ब्लिंक था उसका, लिटिल येलो डॉग जो वॉज शार्प एज मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब जो येलो कलर्ड फ्लावर अगर आपने देखा हो सरसों का फूल, ठीक है, उसकी तरह, ये तो मस्टर्ड फ्लावर की तरह शार्प था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कावर्ड यानी कि भीगी बिल्ली, यानी कि बिल्कुल भी ब्रेव नहीं था, ऑपोजिट ऑफ ब्रेव, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको वो क्या बुलाते थे, कस्टर्ड बुलाते थे। So the poet explains the name of all the animals, सारे एनिमल्स का नाम समझाते हैं, and that are tamed by Belinda, और उन सब की देखभाल कौन करता है, Belinda. He says that the name of the black kitten Ink है, name of the grey mouse Blink है, little yellow dog had yellow color and so उसको वो mustard बुलाती है, and the dragon that was a coward, जो dragon है वो है coward है, डरता है, and इसलिए उसको weakling की वजह से उसको कस्टर्ड बुलाते हैं, ठीक है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके दांत तो शार्प हैं और उसके ऊपर यहाँ पे बिग स्पाइक्स है, ठीक है, कांटों की तरह निकले हुए हैं, एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे स्केल्स भी है, स्केल्स का मतलब टाइनी बोनी प्लेट्स, माउथ लाइक अ फायर प्लेस, मुंह ऐसे जैसे फायर प्लेस है, चिमनी फॉर अ नोज, एंड रियलियो ट्रूलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, डैगर्स का मतलब है शार्प नाइफ, उसकी नोज पे शार्प नाइफ की तरह, टोज पे, सॉरी। द पोएट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन, ओहो दिस इज डिस्क्राइब्स, ठीक है, सो डिस्क्राइब्स द ड्रैगन दैट इट हैड बिग शार्प टीथ, और स्पाइक्स भी है उसके टॉप पे। इसका मतलब क्या है, उसकी स्किन पे क्या था, वो पॉइंटेड ऑन द टॉप, उसकी स्किन पे कुछ पॉइंटेड चीजें हैं, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ इट, उसकी जो लोअर पार्ट है उस पे स्केल्स है, यानी कि कुछ पैची स्किन है, which were bony plates to protect the skin, और वो क्या है पैचेस, वो बोनी प्लेट्स हैं जिससे उसकी स्किन को बचाया जा सके। Now his mouth has been compared to a fireplace, उसके मुंह को कंपेयर किया गया है फायरप्लेस से, because it is assumed that dragons can release fire from the mouth, क्योंकि हमने बहुत फेरी टेल्स भी पढ़ी है, देखा है कि ड्रैगन्स जो है वो अपने मुंह से फायर भी एग्जिट कर सकते हैं। Even his nose is compared to a chimney which is used, nose को चिमनी के से कंपेयर किया गया है, which is used to pass out smoke. Now his feet are like a sharp knife, उसके जो पैर है वो sharp knife से कंपेयर किए गए हैं, जैसे that is a dagger, जिसको sharp knife को हम क्या बोलते हैं, dagger बोलते हैं, ठीक है। The poet, ये तो हो गया, ओके, चलो। Belinda was as brave as a barrel be full of beers, barrel का मतलब है ड्रम, ठीक है, and Ink and Blink chased lions, chased का मतलब उनको फॉलो करना या हंट करना down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, rage का मतलब गुस्सा, but Custard cried for a nice safe cage. सो नाउ द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द इनर स्ट्रेंथ, ये सब एनिमल्स बताए पहले, फिर उनके नेम्स बताए, फिर उनके कैरेक्टर्स, उनके लुक्स बताए, अब वो बता रहे हैं कि उनके ट्रेट्स क्या है, ठीक है, और द ब्रेवरी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द पोएम। He says that Belinda was as brave as a group of bear, वो इतनी ब्रेव है कि वो bears की तरह। Ink and Blink were so brave that they could hunt lions, इतने ब्रेव है कि लायन को भी हंट कर ले। So here he has shown the bravery of kitten and the little mouse that could hunt even a lion. तो चलो इनका काम तो निपट गया। The dog was very brave just like an angry tiger. Dog भी बड़ा brave है भाई, tiger की तरह। But to contrast of all, इन सब से contrast में बिल्कुल opposite, all of them was Custard, जो dragon था, ठीक है। तो Custard the dragon was not brave, वो coward है, ठीक है। He was so afraid of everything that he always demanded a safe cage. वो इतना डरपोक था कि उसको एक हमेशा सेफ केज चाहिए होता था रहने के लिए। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful, unmerciful मतलब क्रूअल तरीके से उसको टिकल करना, ठीक है, उसको छेड़ना। Ink, Blink and Mustard they rudely called him Percival, वो ये सारे उसको रूडली चिढ़ाते थे, टीज करते थे। पर्सिवल कह के, पर्सिवल यानी कि अ नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट, एक सोल्जर जो किंग आर्थर के कोर्ट में है।
They all sat laughing in the little red wagon. वो जो little red wagon था ना, वो carriage था, उसमें सब बैठ के उसकी मजाक उड़ाते थे. At the Rolio Trulio cowardly dragon. So Belinda used to stroke the dragon in a very cruel way. बहुत उसकी मजाक उड़ाना. Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival who was thought to be brave but ran away due to lack of courage. ठीक है, वो वैसे तो उसको माना जाता था कि उस नाइट को कि वो बहुत ब्रेव है, लेकिन एक दिन वो भी करेज की कमी होने की वजह से, बहादुरी की कमी होने की वजह से भाग गया था. So they used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. तो उसमें little red wagon में बैठ के वो उसको बहुत चिढ़ाया करते थे. Suddenly they heard a nasty sound and Mustard growled. Growled का मतलब है bark, भौंकना. And they all looked around. Ouch cried Ink and ouch cried Belinda. ये सब अपनी अपनी भाषा में ouch ouch कर रहे हैं. For there was a pirate. क्यों? क्योंकि वहां पे एक pirate आ गया था. Pirate का मतलब है a person who robs ships in the sea. ठीक है, समुद्र में जो ships को चोरी करते हैं. Climbing in the window. Window means कोई भी एक window. ठीक है. The poet says that Belinda used to the poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice echoed in the house. Belinda उसके ऊपर इतनी जोर से हंसती थी कि उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती थी. Blink the mouse used to laugh and make a sound of weak. ये लोग ऐसे weak की sound बनाते थे. On the other hand, Ink and Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage. जब भी वो कोई केज की डिमांड करता था तो उससे उसकी एज पूछ लिया करते थे. ठीक है, तो ऐसे उसको अलग अलग तरीकों से चिढ़ाया जाता था. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said "Wick," which is giggling for a mouse. Okay, ये हो गया. So when Custard cried for a nice safe cage. So while all of them were making fun of the dragon, they heard a sound of someone entering the house. वो मैंने बताया ना, वो एक साइड से स्लाइड चेंज हो गई है, तो वो एक पायरेट जब आया तो उन्होंने कोई आवाज सुनी. ठीक है. When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. तो उन्होंने देखा कि कोई पायरेट है और वो वॉल क्लाइंब करके आ रहा है वहां पे. The dog barked at him. उसने डॉग ने बार्क किया. And the kitten mewed to him. Belinda cried, "Ow!" बिकॉज ऑल ऑफ देम वर स्कैर्ड ऑफ द प्राइवेट. क्योंकि सबको डर लग गया, सबने आवाजें निकाली और सब दुबक गए क्योंकि सबको डर लग गया था. Pistol in his left hand, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. Cutlass मतलब a short sword with a curved blade. Curved blade होने की वजह से जैसे एक sword की तरह, तलवार की तरह. उसके हाथ में पिस्टल थी एक हाथ में और एक हाथ में ये sword थी, cutlass. His beard was black and one leg was wood. एक टांग उसकी लकड़ी की थी. It was clear that the pirate meant no good. साफ पता चल रहा था कि पायरेट कोई सही इंटेंशन से नहीं आया है. The poet describes the appearance of the pirate. अब यहाँ पे pirate का appearance describe किया जा रहा है. He says that the pirate was holding handguns in both his hands and had a little sword too. He was holding his sword with his teeth. He had a black beard and his one leg was made of wood. This means that though the pirate was a disabled person, but still he was frightening. वो disabled था फिर भी वो डरावना लग रहा था. All the other characters, बाकी सब के लिए. Now moreover he intended to harm them. सबको पता था कि वो उनको कुछ नुकसान पहुंचाने आया है. Belinda paled. Paled का मतलब डर के मारे पीला पड़ जाना. And she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Yelp का मतलब एक short cry निकली उसकी चीख. Ink trickled. Trickled मतलब वहां से भाग गया down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mouse hold का मतलब होता है कि अपने जो उसका माउस का जो होल है वहां पे वो छुप गया. When all of them saw the pirate, they got frightened. Belinda was so frightened, उसके पूरा चेहरा पीला पड़ गया due to the fear and started crying for help. अब जो मस्टर्ड था वो जाके रोते रोते उसने भी हेल्प मांगी. किटन वो जो है वो भी वहां से भाग गया घर में सबसे नीचे की तरफ, as if he had already planned for it. द माउस जो इंक थी वो भी जो है लिटिल माउस अपने होल में चला गया अपने आप को बचाने के लिए. तो किसी ने एक दूसरे की हेल्प नहीं करी. ये सब जो इतने बहादुर माने जाते थे सब इधर उधर जाके छुप गए वहां पे. बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ? स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. स्नॉटिंग का मतलब है मेकिंग अ सडन एक्सप्लोसिव साउंड. Clashed into his tail like irons in the dungeon. Clashed का मतलब है fought. Dungeon underground prison.
विद अ क्लैटर, क्लैटर क्लैंग का मतलब साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट, तो कोई चीज ऐसे ऐसे ठोकर लगती है उसको बोलते हैं क्लैटन, ठीक है। एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विम्स, जैंगलिंग स्विम का मतलब है साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोई भारी भारी चीजें गिर रही हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वर्म। चलिए, तो अब आई बारी ड्रैगन की, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। और वो जबकि वो माना जाता था कि इसको तो मतलब ये तो खुद ही कावर्ड है, ठीक है। So when all the other characters that were earlier defined as very brave got frightened, the dragon did the most unexpected thing. बस जब सारे के सारे छुप गए तो सबसे जो unexpected thing थी कि जो सबसे ज्यादा कावर्ड था ड्रैगन, वो आया सामने। He jumped onto the pirate, वो उसने pirate के ऊपर jump किया and made such a strong sound with his nose. अपनी nose से इतनी strong आवाज उसने निकाली, right? As if the engine was producing a sound, ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंजन से उसकी आवाज आ रही हो। Not only this, he hit his tail on the ground with great force. उसने पूरी की पूरी अपनी टेल भी इतनी जोर से ग्राउंड पे मारी that it produced a heavy sound. उसे बहुत heavy sound निकली of metal being rubbed against each other in the underground prisons. He attacked the pirate just like Robin Bird, जैसे कोई रॉबिन एक अटैक करता है वैसे that attacks the worms, जैसे रॉबिन बर्ड जो है बर्ड वॉर्म्स को अटैक करती है, बिल्कुल उसी तरीके से उसने भी अटैक किया ड्रैगन ने। The pirate gaped at Belinda's dragon. Gaped का मतलब है stared with mouth wide open, मुंह खुला रह गया उसका पायरेट का। And gulped some grog. Gulp मतलब swallow कर जाना, निगल जाना। ग्रॉग का मतलब है जैसे कुछ ड्रिंक उसने अंदर लियो। From his pocket flagon. Flagon means a container made of silver in which drink is stored. ऐसे कोई छोटा सा बॉटल सा कंटेनर जो उसके पास रहता है जिसमें कुछ ड्रिंक स्टोर करके रखते हैं। He fired 2 bullets, but they didn't hit. And Custard gobbled him every bit. Gobbled मतलब जल्दी से निगल लेना, खा लेना. So the pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide open with shock. पूरा मुंह उसका खुला रह गया शॉक में. To gather some strength, he drank some alcohol from a container in his pocket. Pocket से एक कंटेनर निकाला, उसमें से अल्कोहल लिया उसने. After gathering some courage, और अब अल्कोहल के बाद उसको कुछ करेज आ गया, ठीक है। He fired 2 bullets on the dragon, लेकिन वो मिस हो गई, कस्टर्ड को नहीं लगी। Now कस्टर्ड द ड्रैगन, बल्कि वो ही पूरा फियर्सली उस पायरेट को खा गया, राइट। तो जिसको सबसे ज्यादा कावर्ड समझते थे उसी ने उस प्रॉब्लम को, पायरेट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बेलिंडा embraced him, embraced मतलब उसको हग किया। मस्टर्ड licked him, no one mourned for his पायरेट विक्टिम। मॉन्ड का मतलब है फील सॉरो, किसी ने भी पायरेट की उस पे डेथ पे मॉर्न नहीं किया, दुख नहीं प्रकट किया। Ink and blink in glee, glee means delight, खुश थे। Did gyre, gyre का मतलब वो डांस करने लगे around the dragon that ate the pirate. तो जब पायरेट वो जब मर गया, बेलिंडा ने ड्रैगन को हग किया, मस्टर्ड ने उसको लिक किया। नो वन वाज सैड, कोई भी दुखी नहीं था उसकी डेथ पे पायरेट की, रादर सब लोग बहुत हैप्पी थे। बोथ इंक एंड ब्लिंक वर रनिंग अराउंड द ड्रैगन इन हैप्पीनेस। इंक और ब्लिंक दोनों ही ड्रैगन के आसपास खुशी के मारे झूम रहे थे। सो हियर द पोएट सेज दैट ऑल द कैरेक्टर्स वर हैप्पी इन द एंड एंड दे वर शोइंग देयर ग्रैटिट्यूड कि ड्रैगन ने उन सब की जो जान है वो बचा ली है, ठीक है। तो सब लास्ट में क्या, ड्रैगन ने उसको खा लिया था। But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered का मतलब अगर मैं confused या upset ना हुआ था तो। And up spoke Ink and up spoke Blink. We had been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. Right? So after they thanked and showed their love towards dragon, they changed their mind. अब उनका सबका mind change हो गया thank करने के बाद. They were reminded of how they used to make fun of his coward dragon, and now they all were praising him. ठीक है. So at once the dog said it was just because of some confusion. अब dog बोलता है ये तो थोड़ा सा बहुत कुछ कंफ्यूजन हो गया था, that he wasn't able to do anything, कि वो कुछ कर नहीं पाया। Otherwise he would have been twice as brave as Custard. Otherwise वो बिल्कुल कस्टर्ड से ज्यादा, 2 गुना ज्यादा ही वो ब्रेव है। Both Ink और Blink also said that they would have been 3 times braver than Custard. वो दोनों Ink और Blink भी दोनों शुरू हो गए, कहते हाँ हाँ हम भी इनसे 3 गुना ब्रेव हो सकते थे।
To this, the dragon said that he fully agreed. ड्रैगन भी मान गया, हाँ भाई मैं पूरा मानता हूँ that all of them were more powerful and braver than him, कि हाँ मुझसे तुम सब ज्यादा पावरफुल हो और ज्यादा ब्रेव भी हो. Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. Now, Belinda is as brave as Beryl, full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. सो अब लास्ट में पोएट कहते हैं कि यही वही सेम लाइंस दोबारा से शो होती हैं आफ्टर दिस टेरिफिक एपिसोड, जिसमें कि ड्रैगन बहुत ही अपने आप को हीरो दिखाता है, लेकिन जहां बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को वो डर जाते हैं. So that they were more powerful than him and could have handled the situation in a very better way. तो वो ये दिखाते हैं कि बस वो तो कुछ कंफ्यूजन हो गया, वरना वो इससे भी ज्यादा अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे. The poet says that life started again in the same manner. तो ये लास्ट में जो पैराग्राफ है वो इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि जैसी लाइफ चल रही थी, दोबारा से इस एपिसोड के होने के बाद दोबारा से लाइफ वैसी ही चलनी शुरू हो जाती है. Belinda still lives in that little white house with Ink, Blink, Mustard and Custard, and all of them are very brave, whereas जो ड्रैगन है वो कावर्ड है और उसे हमेशा क्या चाहिए, एक सेफ केज चाहिए रहने के लिए. ठीक है, तो आज ये वाली पोएम भी अब हमारी कंप्लीट हो गई है और अभी मुझे लगता है 1 घंटा हमारा हो चुका है, उससे ज्यादा हो गया है और हम सिर्फ एक लास्ट पोएम पे आ गए हैं. ठीक है, तो देखो आप अगर चाहो तो कितनी जल्दी से एक्सप्लेनेशंस के साथ ये पूरा हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो एक डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है कि वो बस आप ठान लो कि बस अब करना है. ठीक है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर आपकी सारी पोएम्स की एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. चलिए, एनी ग्रेगरी बाय विलियम ईट्स. So never shall a young man throw into despair. Despair का मतलब sadness. कोई भी ऐसा young man आपको despair में न डाले, sadness में न डाले. By those great honey-colored ramparts. Ramparts मतलब high wide walls around a castle. At your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. ठीक है, तो पोएट यहाँ कहना चाहते हैं, एक कॉन्वर्सेशन चल रही है बिटवीन पोएट और एक लड़की के बीच में जिसका नाम है एनी. The poet says to the girl that a young man can become hopeless if you will reject him. ठीक है, अगर तुम उसको रिजेक्ट कर दो तो वो एक जो यंग मैन है वो बहुत ही होपलेस हो जाएगा. But this doesn't mean that he had true love for you in his heart. But इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें truly love करता है. It is because you have beautiful hair with which he had fallen in love. वो तुम्हारे लिए इसलिए तुमसे प्यार में पड़ा था क्योंकि तुम्हारे इतने अच्छे येलो हेयर हैं. The girl has very beautiful hair. They fall on her ears, seemingly protect them just like a boundary wall. वो बिल्कुल ऐसे fall करते हैं जैसे किसी पैलेस की जो बाउंड्री वॉल्स होती हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं. सो here जो पोएट है वो पॉइंट आउट कर रहा है रियलिटी को which many people face during their youth, जो ज्यादातर हम यंगस्टर्स जो है आप लोग फेस करते हो. That they are liked by their opposite gender not because of their inner beauty. इनर जो हमारा जो ऑपोजिट जेंडर है वो हमें इसलिए नहीं पसंद करता हमारी इनर ब्यूटी की वजह से, बट बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस. लेकिन किस लिए पसंद करता है कि हम आउटलुक कैसा है, हम दिखते कैसे हैं. ठीक है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. So अब वो कॉन्वर्जेशन में गर्ल उसको क्या बोलती है, एनी रिप्लाइज दैट शी हैज अ नाइस सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. और वो सॉल्यूशन क्या है कि मैं अपने बाल ही डाई करा लूंगी, कोई सा भी कलर करा लो, ब्लैक, ब्राउन, कैरेट, जिससे कि आपका जो वो मेकअप विल नो लॉन्गर मेक हर लुक लेस अट्रैक्टिव. जिससे कि मेरा जो लुक है, जो आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, वो अट्रैक्टिव नहीं रहेगा. तो जो सामने वाला मेरा जो ऑपोजिट जेंडर है, इफ ही लव्स मी, तो वो मेरे इनर ब्यूटी के लिए प्यार करेगा. Then maybe she will find the young men who will love her inner beauty and not her appearance. तो उसके appearance के लिए नहीं प्यार करेंगे फिर. ठीक है, I heard an old religious man but yesternight declare. Yesternight का मतलब है the previous night, जो पूरा पहली वाली रात है. That he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. After hearing any, the poet says that he had heard an old religious man, कि पहले मैंने एक बहुत पुरानी कहावत है वो सुनी थी, that he could prove a fact with the text that he
had found in some religious book. और वो फैक्ट क्या था? That it is only God जो बिना कुछ बदले में चाहे आपसे, सिर्फ आपको, आप जैसे हैं वैसे ही आपको प्यार करते हैं. Loves us for what we are and not how we look. He loves us for our inner qualities. और ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि हम जैसे हैं, हमारी इनर क्वालिटीज की वजह से हमसे वो प्यार करते हैं. राइट? तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं हमारे साथ. वाओ, सो दिस इज कम टू एन एंड. देखा कितनी जल्दी हमने कर लिया है ये सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन. आपको कहीं फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताना, मैं आपको कमेंट्स में जरूर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगी. जल्दी से करेंगे, उसके बाद कुछ रिवीजन स्केड्यूल्स निकालेंगे, रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का, और उसके बाद लास्ट में करेंगे कुछ पीवाईक्यूज. ठीक है? आप लेकिन बने रहिए रिनाइसेंस कोचिंग चैनल पे. थैंक यू.